अच्छा जी, आराम आराम से देखते हैं। इन ऑर्डर टू असरटेन फेयर एंड ट्रू रिजल्ट। अच्छा जी। अच्छा, जो लोग मुझे अभी लेट ज्वाइन किए या जिन लोग जो अभी बैठे हैं उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात बेटा कि अभी हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आज जो आप खड़े हैं, आप ये सपोज करें आप 31 दिसंबर पे खड़े हैं, ये लास्ट डे पे खड़े हैं, और आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चूंकि बनानी है, तो फिर आपने अपने एक्सपेंस और रेवेन्यूज को उनकी प्रॉपर जगह पे लेके आना है। देखो ऐसा ना हो कि आपका एक्सपेंस तो चले, वो पेमेंट तो इस साल हुई है लेकिन उसका बेनिफिट अगले साल है, तो भाई चलो पेमेंट को तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, मैं आपको रूल बताऊंगा उसमें, लेकिन उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको एसेट रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंस वो चूंकि इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। इसी तरह से समटाइम ऐसे होता है कि कहीं से हमने एडवांस एडवांस रेवेन्यू ले लिया है किसी बंदे से हमने, और उसका रेवेन्यू का जो रिलेशन है वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं है। हमने उसको सर्विसेज देनी है, उसको जनवरी में सर्विसेज देनी है, हमने हमने मार्च में सर्विसेज देनी है, अभी नहीं देनी है, लेकिन एडवांस में हमने पैसे पकड़ लिए हैं। तो जरा गौर से देखो, ये फेयर तो नहीं है ना यार, कि आपको वो रेवेन्यू नहीं उठा के आप रेवेन्यू में लिख लें। इस तरह से तो आपने अनफेयर काम किया है, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। ये तो गलत है ना, हमने ऐसा नहीं करना। आपने फेयर रहना है। फेयर रहने के लिए क्या करेंगे? अच्छा जी, उससे पैसे पकड़ लिए, फिर पैसे क्या करें? फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? उस बंदे को बुला के पैसे वापस कर देंगे, जाओ यार फिर अगले ही महीने में आना, जहाँ पे आपने काम करवाना है तो वहां पे आके पैसे देना। नहीं, ऐसे नहीं होता। आज क्या करेंगे, आज उसकी अमाउंट को हम अपनी लाइबिलिटी कंसिडर कर देंगे। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट हैंड चीज साइड की चीज अगर आपका एक्सपेंस है तो उसको एसेट कंसिडर कर दें जब तक वो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं होता, और जब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसको एक्सपायर्ड कर दें। इसी तरह से जब दूसरी साइड पे आ जाए, जब रेवेन्यू का केस है, तो अगर रेवेन्यू आपका अर्न नहीं है उस दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लाइबिलिटी शो कर दे आगे, उसको उठा के फिर हम उसको एक्सपायर्ड कर देंगे। ये हम देखेंगे। सो नंबर वन थिंग और नंबर इंपॉर्टेंट थिंग कि फेयर एंड ट्रू रिजल्ट चाहिए होगा आपका, फेयर एंड ट्रू रिजल्ट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें किसी किस्म की ओवर एस्टिमेशन नहीं चाहिए होगी, उनमें किसी किस्म का विंडो ड्रेसिंग नहीं चाहिए होगी जो चलता है नॉर्मली। तो उसको फिर खत्म करने के लिए क्या करना पड़े? इन ऑर्डर टू असरटेन, असरटेन कहते हैं कैलकुलेट करने को, इन ऑर्डर टू असरटेन द ट्रू एंड फेयर बिजनेस of the particular period, it is essential that all the expenses and revenue, इस लाइन को बहुत ही गौर से देखना है। ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये दो चीजों को, अगर एक्सपेंस और रेवेन्यू को, इन दो को कान से पकड़ के अगर एडजस्ट कर दिया जाए ना, तो बिलीव में पूरे का पूरा सिस्टम एडजस्ट हो जाता है। इसमें रिलेटेड टू ओनली दैट पीरियड और ईयर शुड बी कंसिडर्ड। आपने पहले अपने आप से पूछना है कि हाँ भाई, किस किस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो? आपको आंसर मिलेगा कि 2018 की बना रहे हैं। तो फिर सुनो जरा, 2018 की बना रहे हो, अच्छा टाइम क्या है? जनवरी से दिसंबर, ओके। फिर जनवरी से दिसंबर तक की रेवेन्यू और जनवरी से दिसंबर तक की एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। जो रेवेन्यू हमारा इनकम हो गया, जो रेवेन्यू हमारा अर्न हो गया, सॉरी, जो रेवेन्यू हमारा अर्न हो गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो एक्सपेंस हमारा इनकम हो गया उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो नहीं है उसको हम एडजस्ट करके आगे पीछे कर देंगे, सिंपल सी एंट्री पास करेंगे जर्नल की, वो आप देखेंगे। एक और बात यहाँ पे बताते हुए आगे फिर चलता हूँ। ठीक है, वही गोल्डन रूल्स होते हैं, एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, आपको सारा कुछ पता है, लेकिन जरा सुनिएगा गौर से। इसमें कोई कंफर्म रूल इसलिए नहीं है कि चूंकि मैंने वहां पे जब हमने रूटीन एंट्रीज की बात की थी तो मैंने आपको बताया एक्सपेंस हमेशा ही इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट के केस में इस तरह नहीं होगा कि एक्सपेंस हमेशा ही इंक्रीज होगा और रेवेन्यू हमेशा ही डिक्रीज होगा। चूंकि एडजस्ट करना है तो हो सकता है कि हमने एक्सपेंस को ओवर एस्टिमेट किया हो, किसी जगह हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हो, तो अब क्या करेंगे? अब ज्यादा रिकॉर्ड किए तो हमें पता है एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसको डेबिट लगाए तो वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। तो भाई आपको ज्यादा है ना, तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओ भाई कम करना पड़ेगा। तो कम करने का क्या रूल है? उसको उठा के क्रेडिट लगा देंगे। फिर उस वक्त आपके माइंड में ये इशू ना आ जाए कि जी जहीर साहब ने कहा था कि जी रूटीन एंट्रीज के अंदर या एंट्रीज के अंदर एक्सपेंस तो हमेशा ही डेबिट, वो रूटीन का केस था। आज हमने सिर्फ वो, ठीक है रूल्स वही है, सारा कुछ अकाउंटिंग कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन आपने सिचुएशन देखनी है। ये क्या सिचुएशन है? इसके अंदर क्या रेवेन्यू ज्यादा हो गए? अच्छा इसको ज्यादा तो कम कर देते हैं यार, इससे कि इस साल का नहीं अगले साल के, अगले साल में रिकग्नाइज करेंगे ना। इस साल तुम अच्छा बंदा पैसे देंगे, काम तो नहीं करवाया ना, अच्छा जब काम करवाएगा वो कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अच्छा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2016 आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, माइंड में लेके आओ। देन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू 2015 एंड 2017 शुडंट बी कंसिडर्ड। सुनो, क्या कर रहे थे, बना रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 की, तो भाई 2016 के एक्सपेंसेस होने चाहिए। जो 2016 के अंदर जो एक्सपेंस इनकर्ड हुए उनको रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ हम, और 2016 के अंदर जो रेवेन्यू हमें अर्न हुई है उनको रिकॉर्ड करेंगे। 2015 या 2017 वो उससे बाहर है, उनको हम नहीं देखेंगे, उनको उनके पीरियड में देखेंगे। 2015 को हमने देख लिया होगा, क्योंकि आज 2017 में 16 में अगर खड़े हैं तो 2017 को अगले साल देखेंगे। आगे चलो। Adjusting entries are needed to ensure that revenue recognition and expense recognition principle are to be followed. इसमें मतलब क्या है, एक्सपेंस रिकग्निशन और रेवेन्यू रिकग्निशन पे हमने बात की हुई है कि ये दो जो प्रिंसिपल हैं, जिसमें मैं वर्ड अक्सर यूज करता हूँ, क्लास में भी हमने यूज किया अक्रंस का। अगर आप लिखना चाहे छोटी सी डायग्राम आज भी बनाना चाहे फिर बना सकते हैं। ऊपर लिखे टॉप पे अक्रंस, अक्रंस OCCURANCE अक्रंस। अक्रंस से नीचे दो, उसकी दो दो एरोस बनाए, एक तरफ लिखे। अक्रंस क्या होती है, अक्रंस या तो आपका एक्सपेंस होगा या अकड़ आपका रेवेन्यू होगा। एक तरफ एक्सपेंस लिखें, एक तरफ रेवेन्यू लिखें, और फिर उसके बाद एक्सपेंस के नीचे लिखें इनकर्ड। वर्ड यूज किया इनकर्ड, डिटेल बात की हुई है हमने। हमें ये नहीं देखना होता कि जी अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली हमें ये नहीं देखना, हम कैश बेसिस पे डील नहीं कर रहे, हम अक्रूल बेसिस पे डील कर रहे हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि फिजिकली आपने किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश पे की है या नहीं की। हम इस चीज को नहीं देखते, हम इनकम को देखते हैं। तो भाई बंदे ने 30 तक काम कर लिया पूरा महीना, अब उसकी अगर सैलरी आपने 5 तारीख देनी नेक्स्ट मंथ की, तो भाई वो नेक्स्ट मंथ का खर्चा तो नहीं है। आज 31 तारीख को तो आपने कुछ नहीं दिया यार, नहीं दिया अगर, लेकिन उस बंदे ने आपके लिए काम तो कर लिया ना, एक्सपेंस इनकम तो हो गया ना। इसी तरह रेवेन्यू का भी केस है। सो हमने रेवेन्यू की अर्न और एक्सपेंस की इंक्रीज देखने को आपको पता है। The trial balance may not updated due to the complete data of several reasons. अब ट्रायल बैलेंस में भी हम अभी तक तो हमने आपको पता है कि आप ट्रायल बैलेंस के ऊपर खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें कम होती है। क्या होती है, सम इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड daily because it's not efficient to do so. This is the case of a depreciation. हम depreciation को रोज रोज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको depreciation is the case of adjustments. इस तरह से some costs not recorded during the period because a cost expire passage of time, ठीक हो गया। और उसके बाद some item में भी unrecorded, कोई सा भी रीजन हो सकता है कि जिस वजह से आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किए। एडजस्टमेंट एंट्री, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार। एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड एवरी टाइम अ कंपनी प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वक्त तक ट्रू एंड फेयर हो ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट ना किए। चलो बाकी, चलो मैं ऐसे सब सपोज करता हूँ कि आपने ठीक किया हुआ सारा कुछ, आपने प्रॉपर किया हुआ है, नहीं कोई सारी चीजें हमारे, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, कोई ओवरले नहीं हो रहा, बाय नहीं निकल रही कोई ट्रांजेक्शन। हाँ, लेकिन एक बात सुनो ना, जो आपके आपके जो आपकी मशीनरी चल रही थी, जो आपकी अदर एसेट्स यूज हो रहे थे, इवन बिल्डिंग आपकी यूज हो रही थी, क्या उस पर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है? नहीं किया ना। अब डेप्रिसिएशन भी हमारा आगे चैप्टर होंगे कभी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। देखो ना यार, गाड़ी चली है ना, गाड़ी चली है, आप गाड़ी ने काम किया, आपके ट्रक चल रहे थे, माल ला भी रहे थे और लेके जा भी रहे थे ना, तो यार उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होती, तो उसकी तो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड नहीं की। आपकी मशीनरी चल रही थी, उसकी भी आपने डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस अकाउंट, यू नो। और इसी तरह से अगर देखा जाए इवन बिल्डिंग। और एक चीज याद रखो, एक चीज जोर से याद रखो, फिक्स्ड एसेट्स जो है जितने भी, जो आपकी आपकी बिल्डिंग है, आपकी लैंड है, आपकी मशीनरी है, ब्ला 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 बहुत सी चीजें, उसमें सिर्फ एक ही एसेट है विच इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा? हाँ, लैंड, बस। एक लैंड ऐसा है जिस पे हमेशा एप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, कभी भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की जा सकती। मैं इस पे बहुत से रीजन आपको दे सकता हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके एसेट्स होंगे सब पे आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना, लिहाजा आपको करना है।
एवरी एंट्री एवरी, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी एडजस्टिंग एंट्री विल इंक्लूड वन इनकम स्टेटमेंट आइटम आइटम एंड वन बैलेंस शीट आइटम। अब क्वेश्चन ये है कि इनकम स्टेटमेंट आइटम कौन कौन से होते हैं। इनकम स्टेटमेंट के तो ये दो ही आइटम है जिनको मैंने कहा हमने एडजस्ट करना है, एक एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि एंट्री जो होगी एडजस्टमेंट की, पहली बात है वो सिंपल एंट्री होगी, उसमें एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। पहला पॉइंट याद रखना, दो चार टिप्स हैं ये याद रखने। सिंपल एंट्री होगी नंबर वन। दूसरी क्या चीज होगी, उसमें एक होगा इनकम स्टेटमेंट का आइटम। इनकम स्टेटमेंट में दो ही चीजें होती है, या एक्सपेंस होता है या रेवेन्यू होता है। और दूसरा एस्पेक्ट कौन सा होगा, बैलेंस शीट का आइटम। बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है, एक ऑनर्स इक्विटी होता है। ओके आगे चलो। कैश इज नॉट एडजस्टेड, ये बहुत, ये एक पॉइंट याद रखो, ये क्राइम हो जाएगा अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर कैश का वर्ड यूज कर रहे हैं। अब इसकी मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं। कैश याद रखो, कैश कभी एडजस्टिंग एंट्री की ना डेबिट साइड पे आएगा ना क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों, एडजस्टिंग एंट्रीज हमारा अकाउंटिंग अफेक्ट है बेसिकली। एडजस्टिंग एंट्रीज से फिजिकली प्रैक्टिकली ना तो कैश आ रहा होता है ना कैश जा रहा होता है। मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा या फिट करना चाहूंगा। आपकी बैंक्स जो हैं, मैं सपोज करता हूँ आपकी बैंक्स जो हैं वो 30 जून को क्लोजिंग करते हैं अपना, 30 जून को एडजस्टमेंट्स करते हैं, मैं सपोज करता हूँ। तो भाई 30 जून को तो बैंक की छुट्टी होती है, बैंक में तो ना कस्टमर आता है ना कस्टमर जाता है, और उसी दिन एक ही दिन में उन्होंने एडजस्टमेंट्स करनी है। इसका मतलब क्या है, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। ये तो मैंने एग्जांपल के साथ सेट करने की कोशिश की है, लेकिन सिंपल याद रखो। पहली बात कि जी इसकी एंट्री जो होगी वो उसमें एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, सिंपल एंट्री होगी, कंपाउंड नहीं होगी। दूसरा, एक इनकम स्टेटमेंट आइटम होगा एक बैलेंस शीट आइटम होगा। ओके। तीसरा, कैश नहीं होगा ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। आगे चलते हैं, फिर क्या होगा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एटसेट्रा एडजस्टिंग आर मेड असाइन अमाउंट रेवेन्यू, मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने देखना है। और ये भी बिल्कुल एडजस्टिंग एंट्रीज भी सिंपल एक एंट्री होती है जिसको हमने जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर इसको पास करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा यहाँ पे आ जाए। अब हम प्रॉपर उस तरफ पहुंच आए हैं जहाँ पे हमने अब इन चीजों को प्रॉपर इसको इसके केसेस को देखना है और इसमें हमने काम करना है। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ हैं। क्लासिफाइड जो है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है, इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम चीजें देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डेफरल और अदर वन इज कॉल्ड एक्रूवल्स। इसको समझते हैं। नंबर वन, डेफरल। जरा डेफरल को समझे, डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड में रखें। इतनी जरूरत तो नहीं डेफिनेशन माइंड में रखने की, लेकिन थोड़ा सा रखें। बाकी कैश टू कैश देखेंगे। कैश क्या है, प्लान हमारा ये है कि हमने चीजों को एडजस्ट करना है, ट्रू फेयर पोजीशन पे लेकर ना रेवेन्यू और एक्सपेंस को। कैश देख लेंगे, जो हमारे साथ होगा हम एडजस्ट कर देंगे। डेफर मीन टू पोस्टपोन और टू डिले। ठीक हो गया जी। जैसे आप लोग डिले करते रहते हैं, कल करेंगे क्वेश्चन पेपर जाएंगे। Deferral are cost or revenue that are recognized at the later than the point when the cash originally exchanged. जरा सुनो बात। Deferral क्या होते हैं, Deferral जो आपकी ट्रांजैक्शन की रिकग्निशन होती है वो बाद में होती है। कैश आपको पहले मिल जाती है या पहले अदा कर देते हैं। अब कैसे है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, अभी इसमें है भी। इंश्योरेंस, आपने 10 साल का कट्ठा इंश्योरेंस दे दिया, 10 साल का इंश्योरेंस दिया। आज आपकी एंट्री पास होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। अब जरा गौर से देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट है। और उसके बाद कैश क्या है, कैश भी एसेट है। इसका मतलब क्या है, एक कैश एक एसेट आ गया, दूसरा कैश एसेट चला गया, कन्वर्जन इन एसेट। लेकिन देखा जाए तो फिर एक्सपेंस किधर गया, ये तो इंश्योरेंस तो हमने एक्सपेंस दी है। मीन ये दिस इज एक्सपेंस अकाउंट। क्यों एक्सपेंस अकाउंट, कि वो हमारे बिजनेस को इंश्योर करता है, पूरा साल के लिए इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है। फिर क्या करेंगे, अब देखो, अब आज अगर हमने इंश्योरेंस पे किया तो आज तो ठीक है, हम प्रीपेड इंश्योरेंस तो कैश रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो इसमें आपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे, 31 को, एक जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फिर देखेंगे यार ये जो एसेट था हमारा जिसको हमने इंश्योरेंस का एसेट बोला है, ये पूरे का पूरा कायम है। नहीं, एसेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक एक्सपायर होता है, एक अनएक्सपायर्ड होता है। इसमें फिर हम देखेंगे कुछ पार्ट इसका यूज हो गया, एक्सपायर हो गया, उसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज ले ली है।
अब अगर हमने 5 साल की इंश्योरेंस ली थी तो 1 साल कंप्लीट हो गया है, अगर कंप्लीट हो गए तो लिहाजा 4 साल वहां पे। तो सिंपल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डेफिनेट का केस ये होता है कि रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन की रिकग्निशन जो है वो उस डेट पे नहीं होती, आगे चल के होती है, आगे फ्यूचर के अंदर होती है। दिस इज केस ऑफ डेफिल एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये देख लेते हैं। डेफिल के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक प्रीपेड है, एक अनअर्न्ड है, ठीक है। प्रीपेड केस आपको पता है, प्रीपेड किसी की चीज के साथ लगेगा, उसको हमने बोला था कि वो आपका एसेट अकाउंट होता है, इसका मतलब एक एसेट है। दूसरा हमने कहा था अनअर्न्ड का केस है, और अनअर्न्ड के लिए भी हमने आइडिया बताया था कि अनअर्न्ड जहाँ पे भी है वो लाइबिलिटी है, अगर अनअर्न्ड रेवेन्यू दिस इज योर लाइबिलिटी। प्रीपेड के केस के अंदर आते हैं एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज एन एसेट टिल दे आर यूज्ड और कंज्यूम। यहाँ तक की लाइन आपको समझ आ जाएगी कि एक्सपेंस होता है, हम मजाक करते हैं, उसको होता है बेसिकली एक्सपेंस है। अगेन आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तीन अकाउंट जो थे, एक एसेट था, दूसरा एक्सपेंस था, ये दो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम टाइम उसको एक्सपेंस कंसिडर कर देते हैं। और इसमें भी सीधी सी बात है ना, एग्जांपल आपके माइंड में होनी चाहिए ना। मैंने आपको एक छोटी सी इनफॉर्मल सी एग्जांपल दी थी कि डबरोटी अगर आपके सामने पड़ी हुई है, कोई बर्गर आपके सामने अगर पड़ा हुआ है तो वो आपका एसेट है। अगर जो जैसे ही आपने उसको खा लिया तो वो आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। मीन बर्गर अगर बिल्कुल पूरा था तो वो अनएक्सपायर्ड था, एक्सपायर नहीं हुआ था, यूज नहीं हुआ था, कंज्यूम नहीं हुआ था। जब कंज्यूम हुआ एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम प्रीपेड के अंदर अपने एक्सपेंसेस को पे करते हैं, लेकिन उसको एसेट शो करते हैं कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, टेबल पे पड़ा हुआ है बर्गर, लेकिन जिस दिन हमने वो खाया उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की चीजें चलती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब जरा मुझे उम्मीद है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह काफी अच्छी काउंटिंग है आप लोगों की। जरा थोड़ा सा आ जाए मेरे साथ, एक एग्जांपल को हम अपने सामने रखते हैं और उस पर कुछ वर्किंग भी करते हैं और इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जरा सुनिएगा, ये जहाँ से गौर से देखना। अच्छा, पानी शानी पी लो शाबा। फॉर एग्जाम्पल ऑन September 1st 2015। अच्छा जी, 2015। अब इस तरह समझे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल ईयर की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास इन केसेस के अंदर जो है वो फर्स्ट जनवरी टू ओके जी। हमारा ये फाइनेंशियल ईयर अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर जी, फाइनेंशियल ईयर हमारा ये आपने अपने माइंड में रखना है, फिर हमें चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। ये ले मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, कहने का मतलब ये आप अपने आप को सपोज करें कि आज बेटा हम जो खड़े हैं, आज का टाइम जो है वो 31 दिसंबर 2015 है आज। अगेन 31 दिसंबर 2015 है आज। और आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। आपने ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी 1 जनवरी से। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल भी बनाए हुए हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट भी आपने किया हुआ है, उसके बाद आपने लेजर भी बनाए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाए हुए हैं। आज आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, कुछ हमारे पास केसेस हैं एडजस्टमेंट के, और जैसे ही एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी फिर उसके बाद सिंपली विद इन 1 मिनट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन September 1। अच्छा जी, जनवरी से स्टार्ट किया था तो उसके मतलब है सितंबर के अंदर, सितंबर के महीने में, ठीक है। इस तरह के आप ये देखो, ये 1 जनवरी से यहाँ पे 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया, जनवरी था, और ये हमारा दिसंबर, ठीक है जी। इसके साथ हम ठीक हो गया जी। ये दिसंबर है हमारे पास, और ये सपोज करते हैं हमें पता है कि ठीक है, ये 2015 है जी। चले जी, अब काम ठीक हो जाएगी। क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं भाई, वो भाई जो कह रहे हैं उसको हम साथ मिला के चलाते हैं। क्या कह रहे हैं जी, एग्जाम्पल अगेन ऑन September 1। अच्छा जी, ये जून यहाँ पे होता है जी, सेंटर में बिल्कुल जून होगा।
तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर तकरीबन यहाँ पे आएगा। मैं सपोज करता हूँ ये सितंबर था, ठीक है जी, यहाँ पे सितंबर। तो आगे चलिए जी। सितंबर फर्स्ट को आपने क्या कर दिया जी, फुल ईयर का इंश्योरेंस पे कर दिया। अच्छा किया जी, ठीक है, होता है, करते हैं, तुम्हारा काम ही है। वी यूटिलाइज दिस एक्सपेंस फॉर 12 मंथ। अब जरा सुनो ना यार, देखो आ गया ना, ये आप खड़े हैं आज 31 दिसंबर के ऊपर, जरा सुनो, ये ये 31 दिसंबर के ऊपर आप खड़े हैं। पेमेंट कब की है आपने, आपने सितंबर के अंदर पे की, और कितनी पे की, 24,000 पे की। कितने के लिए किया, फुल ईयर। और याद रखो, इंश्योरेंस जब भी, इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भी दिया जाता है साल के लिए दिया दिया, 2-4 महीनों के नहीं होता, ये फुल ईयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट होगा, सितंबर से शुरू होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल, ये 2015 है ना, तो 2016 के अगस्त तक चलेगा भाई, साल तक बेनिफिट है। अच्छा, साल का बेनिफिट है, तो जरा सोचो यार, इस साल, अच्छा इस साल कितना बेनिफिट हो रहा है हमें, सितंबर का महीना पूरा हमें, हम बेनिफिट लेंगे इससे, ठीक है जी। अक्टूबर का महीना बेनिफिट लेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका मतलब ये है कि इस साल हमें सिर्फ 4 महीने का बेनिफिट है भाई, और 8 महीने का फिर बेनिफिट क्या अगले साल के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और वर्किंग करता हूँ। टोटल हमने एक्सपेंस किया जी 24,000 का। अच्छा, 24,000 के कितने हमने दिए जी, 12 महीनों के लिए। अच्छा जी, तो पर मंथ कितना निकला है जी, 2,000 निकला है जी, ठीक हो गया। अब क्या है, अब ये कि जो 2015 है, इसका हम खाता करते हैं जी। 2015 में हमने इससे कितना बेनिफिट एंकर किया और अर्न किया, जितना भी बेनिफिट होगा उतने ही अगेंस्ट हम एक्सपेंस भी उसके अदा करेंगे। अब ऐसे तो सितंबर में दिया था, तो फिर हमें बेनिफिट कितने कितने महीने को हुआ होगा जी, जरा अपने अपनी उंगलियों पे काउंट करें। सितंबर का पूरा महीना जी, अक्टूबर का जी, नवंबर का जी, और दिसंबर का। इसका मतलब है हमने 4 महीने का बेनिफिट लिया। अगर 4 महीने का बेनिफिट लिया है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 को 2,000 के साथ। ये फेयरनेस है ना, इस फेयरनेस को जरा समझिएगा। फिर अगेन मैं इसको फिर आता हूँ, ऐसे हुए कि हमने 24,000 का खर्चा किया, एक्सपेंस दिया है। हमने सितंबर फर्स्ट में जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, लेकिन वो 24,000 है। अब अगर एक सुनो मेरी बात ना, अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को भूल जाए कि नहीं करते हैं एडजस्टमेंट, आगे चलते हैं एडजस्टमेंट, डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनफेयर है ना। क्यों अनफेयर है, आप अपने एक्सपेंसेस को ओवर एस्टिमेट करेंगे, क्यों, इसलिए कि जरा देखें, सितंबर अक्टूबर हमने पर मंथ पहले कैलकुलेट किया, 24,000 एक खर्चा था, 12 महीनों पे वो डिवाइड होता है, तो पर मंथ हमें निकला है 2,000 पर मंथ। अब उसका खर्चा हमारे पास इस साल जो 2015 का साल है, उसमें हमारे पास कितना होना चाहिए, उसमें हमारे पास 8,000 का होना चाहिए भाई। अगर हम एडजस्टमेंट ना करें तो इसी एक्सपेंस को आगे चला देंगे, तो हम अपने प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट करेंगे। प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट क्यों करेंगे, हम अपने एक्सपेंसेस को ओवर एस्टिमेट जब करेंगे तो हमारा प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट हो जाएगा ना। इसलिए कि हम 24,000 को अगर चार्ज कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमने 16,000 ओवर एस्टिमेट कर दिया। लिहाजा ये सिनेरियो सिर्फ समझे, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या, अपने थोड़ा सा एक और छोटी सी वर्किंग भी करता हूँ आखिरी। अच्छा जी, इसका मतलब है ये 2016 में इसका कितना बेनिफिट जाएगा जी, देख लेते हैं। 4 महीने अगर यहाँ पे है, तो पूरे 12 महीने होते, 8 महीने आगे चले जाएंगे, और इसको अगर 2000 से कर दिया जाए, तो ये आपके पास बचेगा, बनेगा 16,000। इसका मतलब सिंपल है कि जी आपका जो, अगर इसको मैं मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे एक छोटे छोटे लफ्जों में अगर छोटी सी यहाँ पे बात कर लूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं, आज 31 तारीख को अगर आपको मेरी बात समझ आ गई, तो सिर्फ सिर्फ ये दो छोटी छोटी मैं दो बातें करता हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो इसका मतलब बैकग्राउंड आपको समझ आ गया। ये अपने आप को इस चीज का असेस करें। आज 31 दिसंबर वाले दिन 8,000 मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, जिसको मैं अगर ज्यादा बेहतर लिखूं तो मैं लिखूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है, ये मेरा 8,000 है। और आज जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीपेयर करूंगा, उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस होना चाहिए 16,000। मतलब मैंने मैंने मतलब ये कि मैंने इंश्योरेंस अदा किया था सितंबर के अंदर। सितंबर के बाद 4 महीने गुजर गए हैं।
4 महीने का बेनिफिट मैंने ले लिए, 4 महीने मैंने बर्गर खा लिए 4 महीने का। अगर मैंने वो बर्गर 4 महीने का खा लिया, वो एक्सपेंस एग्जांपल की इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, तो वो एक्सपायर्ड हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। और जो चीज यूज कंज्यूम हो जाती है उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब ट्रू फेयर ये है, ये बिल्कुल ट्रू फेयर नहीं है कि 24 के 24,000 को आगे एक्सपेंस शो कर दो। क्यों शो कर दूं? उसको तो, उसका तो हमने सारे का सारा एक्सपेंस यूज नहीं किया। अगर यूज नहीं किया तो फिर तो आप गलती कर रहे हैं, अनफेयर हो रहे हैं। अच्छा, फेयरनेस क्या है? फेयरनेस ये है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्शन ये होनी चाहिए कि 8,000 आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस होना चाहिए और 16,000 जो है वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस होना चाहिए जी। अच्छा जी, चलें। अच्छा, क्या हुआ था ये तो अब आपको कहानी समझ आ गई। अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 2 मिनट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, क्या हुआ जी? अच्छा जी, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास की थी उस वक्त? अपने वर्कबुक के अंदर आ जाए इसी तरह से। सितंबर में एंट्री पास की थी, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू कैश। अच्छा, अब एक और चीज है। अब अगर इस, अच्छा अब तो मुझे इसकी, इसके बाद जरा देखें। अच्छा, अगर ये इसने एंट्री पास की है तो ट्रायल बैलेंस में क्या आ गया है? ट्रायल बैलेंस में आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस शो हो रहा है 24,000 से। अनफेयर है ना? आपने तो कैलकुलेशन किया, आपके एक्सपेंस तो 8,000 होना चाहिए, ये 24,000 क्यों शो कर रहे हैं? कोई इसने करप्शन की? नहीं, करप्शन नहीं की। इसने जब इंश्योरेंस दिया था तो इसने उस वक्त ये नहीं काउंट कर सका, या उसने कैलकुलेशन नहीं की, या नहीं भी की जाती है। दिस इज द केस ऑफ एडजस्टमेंट। इसको हम एडजस्टमेंट के टाइम पे देख लेते हैं, जो चीजें एडजस्ट नहीं उनको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये इसने एक्सपेंस लिख लिया, इसने 24,000। अगर ये हाँ, लिखा जा सकता था अगर इसका बेनिफिट हमारे दिसंबर तक होता, आज 31 दिसंबर 2015 तक इसका बेनिफिट हमें मिलना होता, तो ठीक है 24,000 ही लिखते, लेकिन नहीं ना यार। इसका तो, इसमें से तो हमने सिर्फ 8,000 का बेनिफिट दिया भाई। लिहाजा क्या है, रिमेनिंग जो है वो तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। आप क्या करेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन देखें। देखो ये ट्रायल बैलेंस में आपका, ट्रायल बैलेंस में आपका इंश्योरेंस जो है वो ओवर एस्टिमेशन शो कर रहा है आपका, और साथ साथ ओवर एस्टिमेशन भी शो कर रहा है, और साथ साथ आपका जो एक एसेट है वो भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि हमने कैलकुलेशन में ये साबित किया है कि जी इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके 8,000 होने चाहिए और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 16,000 होना चाहिए। लेकिन आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सिर्फ एक ही वैल्यू शो रही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो भी 24,000 से। बिल्कुल अनफेयर है। अब फेयर क्या करना? फेयर करने के लिए एक एंट्री पास, विच इज कॉल्ड एडजस्टिंग। देयर इज नो रूल, सिर्फ ये देखना है। अच्छा, रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अच्छा रूल नहीं है तो फिर इसमें क्या होता है? किस चीज को देखा जाता है? एक ही चीज को देखा जाता है कि जी जो आपके अकाउंट्स हैं वो ओवर एस्टिमेट हो रहे हैं या अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं। अगर ओवर एस्टिमेट हो रहे हैं तो उसको इक्वल एस्टिमेट करें, अगर अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं तो फिर उसको इक्वल एस्टिमेट करें। अच्छा, उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे? देखो सुनो ना, एक एक्सपेंस अकाउंट है, वो ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। मैं इसका मतलब क्या है, उस पर ज्यादा डेबिट लगा हुआ है ना। एक्सपेंस कैसे लिखा जाता है? जब डेबिट लगता है तो वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होता है। अगर ओवर किया हुआ है तो उसका मतलब ज्यादा डेबिट लगा हुआ है। अगर ज्यादा डेबिट लगा है तो क्रेडिट लगा दो। उसका जो डिफरेंस है जिसको हमने बराबर करना है, एडजस्ट करना है, उसको क्रेडिट लगा दो, बराबर हो जाएगा। कैसे? अब जरा गौर से देखो, इसमें ये एक्सपेंस शो किया हुआ है 24,000, लेकिन ये 24,000 एक्सपेंस नहीं है, 8,000 एक्सपेंस है। अनदर वर्ड, ये एक्सपेंस को ओवर एस्टिमेट शो कर रहे हैं हमारा ट्रायल बैलेंस। तो फिर क्या करें, इसको इक्वल लेवल पे लेके आए। कैसे लेके आ जाएंगे? इसको क्रेडिट लगा देंगे। अगर ये डेबिट क्रेडिट लगा दे, मैंने आपको पहले ही बताया, वो रूल थोड़े भूल जाए। यहाँ पे आपने सिचुएशन को देखना है। अब इसको अगर क्रेडिट लगा देंगे तो फिर डेबिट किसको लगाएंगे? इसका मतलब ये, अगर ये क्रेडिट हो जाएगा मीन इसमें से इतनी वैल्यूज को हम निकाल देंगे, तो वो जो वैल्यू हमने इसमें से इस अकाउंट से माइनस की है वो किस अकाउंट्स में ऐड करेंगे? वो प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में ऐड करेंगे। मैं एंट्री पास करता हूँ, फिर से बात करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो। पहले मैं ये देखता हूँ कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ज्यादा है, 2400, 24,000। इसको 24,000 नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसको मजीद ज्यादा करना होता तो इसको डेबिट लगता, लेकिन इस केस के अंदर इसको ज्यादा नहीं करना, इसको कम करना है। अगर कम करना है इसको क्रेडिट लग जाएगा, ठीक है बात है। लेकिन अगर इसको क्रेडिट लगेगा तो डेबिट फिर किसको लगेगा? जिसमें कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट्स है, ये कन्वर्ट किस में होते हैं? एक्सपेंस एसेट में कन्वर्ट होता है, एक्सपेंस एसेट एक्सपेंस में और एक्सपेंस एसेट में, दोनों एक साइड पे कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, अगर ये कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ये एसेट में कन्वर्ट होगा। और जब भी अगर कभी एसेट का केस आएगा जिसमें ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन होगी, और उसमें जब कन्वर्जन देखी जाएगी तो वो किस में होगी? वो एक्सपेंस में होगी। लेकिन अगर जब केस आएगा आपके पास रेवेन्यू का, याद रखिएगा, आगे चले के बात भी करेंगे, रेवेन्यू जब कन्वर्ट होगा तो वो लाइबिलिटी में होगा, और लाइबिलिटी जब कन्वर्ट होगा वो तो वो रेवेन्यू में होगा। क्यों? इसलिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है, दूसरे राइट हैंड साइड के अकाउंट है, वो अपने साइड को एनी। अच्छा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम करना है भाई, सादी सी बात है।
अगर इसको कम करना है तो कितना कम करना है हमने, हमें चाहिए जी 8,000 चाहिए, और हमने यहाँ पे कितना शोर है, 24,000 शोर है। इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, 16,000 माइनस करना पड़ेगा। और 16,000 कहाँ पे जाएगा, जैसा हमने बोल दिया था कि वो तो बेसिकली आपका, आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूज करेंगे, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है, एसेट है। तो सिंपल सी एंट्री आ गई यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे, उसी तरह से देखें हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को कितना कम करना था, हमने क्रेडिट क्यों लगाया है, हमने इसको कम करना था इसलिए कि ये ओवर एस्टिमेट था। अब 24,000 की जगह अगर आपने यहाँ पे 8,000 लेके आना है, तो इसका मतलब है 24,000 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे, 16,000। तो और ये देख लें, ये 16,000 आ गया। मैं एक और तरह से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या बेहतर जा रही है इसी तरह से क्रेडिट के अंदर भी आखिरी पॉइंट इसमें, आखिरी बिल्कुल बेसिकली हमने इस केस को एक और जगह भी हम यूज करेंगे, इसलिए इसका एक और केस भी आएगा। अगेन बेटा, हमारे पास इंश्योरेंस का केस था, 24,000 हमने अदा कर दिया, और हमारे बुक्स, हमारे जो अकाउंटेंट था उसने 24,000 के लिए एंट्री पास की, इंश्योरेंस टू कैश। लेकिन कब पास की, 1 सितंबर में पास की। अगर ये एंट्री 1 जनवरी में होती तो ठीक है, दिसंबर तक बेनिफिट खत्म हो जाता, लिहाजा ओके हो जाता है, इसलिए इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस कंसिडर हो जाता। लेकिन चूंकि ये सितंबर में हमने इंश्योरेंस दिया है, और इस साल जो 2015 है, इस साल का बेनिफिट सिर्फ हमने 4 ईयर इससे गेन करना है, और रिमेनिंग जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम अपना कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट शो कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में हम उसको यूज करेंगे। तो हमने अपने ट्रायल बैलेंस में नजर डाली तो हमें पता चला कि इसमें एक्सपेंस हमारा 24,000 है, और हमने सीख रखा है कि एडजस्टमेंट के केस के अंदर हम अपने एक्सपेंसेस को और अपने रेवेन्यूज को एक प्रॉपर पोजीशन पे लेके आते हैं। उसलिए उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा एक्सपेंसेस को 24,000 है, ओवर एस्टिमेट है। फिर हमने सोचा अच्छा एक्सपेंस है, तो भाई एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, अच्छा डेबिट होता है। इसका मतलब अगर इसको डेबिट लगेगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हमने इसको कम करना है, इसको हमने उठा के क्रेडिट लगा दिया। जब क्रेडिट लगाया तो कितना कम करना है इसमें, यहाँ पे मुझे फिगर 8,000 अगर चाहिए, तो फिर कितना कम करना है, 16,000 का कम करना है। मैंने ये 16,000 यहाँ पे पास कर दी, ये मेरी हाँ हो गया। उसके बाद अब ये है कि अच्छा यहाँ से तो आपने कम कर दिया, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, देखो हमने यहाँ पे क्या शो किया है, हमने ये करने की कोशिश की ना 31 दिसंबर 2015 में कि 24,000 का 24,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारा एक्सपेंस सिर्फ 8,000 एक्सपेंस है जो हमने यूज कर दिए। रिमेनिंग जो 16,000 है वो हमारे एसेट्स हैं। अगर एसेट्स हैं तो फिर हमें पता है एसेट को शो करने के लिए, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए, या एसेट को इंक्रीज करने के लिए आपको डेबिट लगाना होता है। लिहाजा हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड की हमने एंट्री पास कर दी। अच्छा, ये फर्स्ट केस था जिसको नॉर्मली हम एक्सपेंस केस बोलते हैं, ये एक्सपेंस मेथड बोलते हैं। एक्सपेंस मेथड या एक्सपेंस केस के अंदर क्या होता है, इनिशियल रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपका एक्सपेंस होता है। अगर यहाँ पे ये अनदर वर्ड देख लें, अगर इसी तरह से अगर आपका एसेट केस होता, एसेट में ये भी हो सकता है ना, 1 सितंबर में आपके अकाउंटेंट ने इसको प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिखा जा सकता था ना, लिखते हैं कि जी ये तो 1 साल से ज्यादा के लिए, लिहाजा या 1 साल के लिए उसने वहां पे एंट्री पास कर दी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। अब जरा देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश जब एंट्री पास करेगा, आपको पता है तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है हमारा। और आज 31 तारीख को हम चले गए हैं, 31 तारीख में जब आपके पास ट्रायल बैलेंस आया है तो आपने वहां पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ तो प्रीपेड इंश्योरेंस, और आगे लिखो 24,000। वर्किंग वही है जो हमने पहले की है, वो सेम वही केस है, लेकिन इसको एक और एंगल से हम देख रहे हैं। जब आपका केस एसेट को मीन, जब इनिशियल रिकॉर्डिंग आपकी एसेट बेस्ड हो, तो फिर हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी जरा गौर से देखेंगे, तो इसमें भी हमें ये नजर आएगा कि देखो ये अच्छा चले, हमने हमारे तो अकाउंट दो इन्वॉल्व हो रहे थे, एक एक्सपेंस का इन्वॉल्व हो रहा था और एक प्रीपेड इन्वॉल्व हो रहा था। पिछले केस के अंदर तो हमने एक्सपेंस की रिकग्निशन की हुई थी सिर्फ, और सारी अमाउंट का एक्सपेंस शो किया हुआ था। लेकिन इसमें अगर गौर से देखें तो इस केस के अंदर हमने सारी की सारी अमाउंट को हमने एसेट शो किया हुआ है।
अब अगर आपने सारी की सारी अमाउंट को एसेट शो किया हुआ है तो यार ये 24 के 24 में 31 का क्या मतलब है? अब 31 तारीख को आज दिसंबर में आप खड़े हैं, ये आपके सामने, आप अकाउंटेंट हैं, आपको अकाउंट को अकाउंट की जबान में समझते हैं आप, तो ये आपको अकाउंट क्या बता रहा है? आपको अकाउंट ये बता रहा है ना कि कोई खर्चा नहीं हुआ, 24 का 24 एसेट है, कोई कंज्यूम नहीं हुआ, पड़ा हुआ है आपके पास। लेकिन ऐसे तो नहीं है, ऐसे इसलिए नहीं है कि हमने 8000 जो ऑलरेडी वर्क है, यहाँ पे हमने 8000 यूज कर लिए। भाई 4 महीने गुजरे हैं आपके, 4 महीने की इंश्योरेंस की सर्विसेज आपने ले लिए, लिहाजा अगेन हमने यहाँ पे भी इस अकाउंट को भी, अब मैं लंबी बात नहीं करता इसके लिए, मुझे अभी बल्कि उम्मीद भी है कि आप लोगों ने एंट्री पास कर ली होगी इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम देखेंगे। हमने इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा एसेट है, और यहाँ पे गौर से देखें ना 24,000 श्योर है, 24 नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 16,000 होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, इसको भी क्रेडिट लगाएंगे, लग जाएगा जी। कितना कम करना है इसमें से, इसको 16 के लेवल पे लेके आना है, तो उसमें कितनी कमी है, 8000 की कमी है। अच्छा इसको तो हम कम कर लेंगे इसमें से। इन अदर वर्ड, बिल्कुल मैं आईडी में बात कर रहा हूँ कि इसमें से अगर आप 24,000 में से एक बक्स है, इसमें से आपने अगर अगर 8,000 रुपए बाहर निकालना है, 8,000 निकालना है इसमें से, इसके बैलेंस को आपने 16,000 रिपोर्ट करना है, तो वो जो 8,000 का बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा, वो क्या है, वो अगर हमारा एसेट नहीं तो वो क्या है, भाई एक्सपेंस है ना, एक्सपायर हो गया, यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको एक्सपेंस, उसी वही आईडिया लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट को एसेट और एक्सपेंस आप उसमें करवाइए यहाँ पे। लिहाजा यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस टू देखना है कि हमने प्री, अच्छा इसको छोड़ दे, एक एस्पेक्ट, अगर आप एक एस्पेक्ट को भी गौर से समझ लेना, दूसरा एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आसान है। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा कंफ्यूजन ये भी आती है कि यार ये यहाँ पे तो हमने 16,000 रुपए की अमाउंट लिखी थी, यहाँ पे 8,000 रुपए क्यों लिखे? ये कोई रूल नहीं है कि अगर पिछले केस में 16 है तो अगले में भी 16 जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट के केस के अंदर हमें देखना होता है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमने हमें पता है कि हमारी फेयर पोजीशन क्या होनी चाहिए, और हमें ये दिखाया जाता है कि आप किस पोजीशन पे हैं। लिहाजा जिस पोजीशन पे हैं उससे जब फेयर पोजीशन पे जाने के लिए कुछ अकाउंट्स को अगर एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना होता है करेंगे, अगर रेवेन्यू को डेबिट करने करेंगे, जो भी करना है हमने करना है, लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर पोजीशन पे शो करना है या उसको प्रॉपर पोजीशन पे लेके आना है। लिहाजा यहाँ पे जरा देखें, फिर मैं इसको दोबारा देखता हूँ। ये हमारे पास जो सेकंड केस था जिसमें इनिशियल लेवल पे एसेट रिकॉर्ड हुआ था, अगर इनिशियल लेवल पे एसेट रिकॉर्ड हुआ तो रिफ्लेक्शन उसकी ट्रायल बैलेंस में एसेट ही होगी। लिहाजा एसेट है तो हमें ये शो हो रहा है 31 तारीख को कि 24 का 24,000 एसेट है, हालांकि ऐसा नहीं है। 8,000 एक्सपायर हो गए, 16 का एसेट होना चाहिए। अब ये एसेट को देखा जाए तो एसेट ओवर एस्टिमेट हो रहा है, तो अगर एसेट ओवर एस्टिमेट है और उसको इक्वल एस्टिमेट करने के लिए, प्रॉपर पोजीशन पे लाने के लिए उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर डिक्रीज करने के लिए रूल क्या है हमारे पास कि एसेट को क्रेडिट लगता है तो डिक्रीज होता है तो लगा दो, क्रेडिट लगा दिया। और उसके बाद कितना काम करना है इसमें से, 24 को 16 के लेवल पे अगर लेके आने के लिए 24 से 16 को माइनस करें तो आपके पास 8,000 बनता है। इसका मतलब है इसके साथ यहाँ पे 8,000 लगेगा। एक और तरह से भी देखते हैं, अब एक और तरह भी देख सकते हैं। आखिरी बात कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, चूंकि इसको आप देखें तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका यहाँ पे कितना था, ऑलरेडी जो हमने वर्कआउट किया था, देख लें ये 8,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आ रहा था। तो आप भी देख लें कि यहाँ पे आप, अगर आप अभी के बाद, बल्कि आप बाद में ये जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के बाद आप अपने छोटे छोटे टी अकाउंट बनाएं, दोनों के इंश्योरेंस एक्सपेंस का और प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट आप बनाएंगे यहाँ पे इस एंट्री के बाद, तो आप देखेंगे कि दोनों बैलेंसेस, जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 16,000 शो हो रहा होगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका 8,000 शो हो रहा होगा। ये हमारे पास पहला केस था जिसमें हमने प्रीपेड का देखा है। दूसरा हमारे पास जो केस है इसी के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू का केस है। आपको पता है कि अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, अगर टीचर आपसे एडवांस में अगले 6 महीनों के पैसे ले ले, तो वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो उसका रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, वो अनअर्न्ड है। वो जैसे जैसे एक महीना अपनी सर्विसेज देगा तो एक महीना उसका रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने आपको वो पॉइंट बताया, फिर बता रहा हूँ
कि जो आपके राइट हैंड साइड के अकाउंट्स हैं, उनमें से लाइबिलिटी या रेवेन्यूज हैं, अगर इनको इंक्रीज डिक्रीज करना हो या इनका कन्वर्जन हो, तो याद रखें लाइबिलिटी का रेवेन्यू, रेवेन्यू का लाइबिलिटी के अंदर होता है, और फिर उनको मीन अगले साल यूटिलाइज किया जाता है। ये डेफिनेट का केस है दोनों के अंदर। तो इसके अंदर आपको पता है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन की तरफ आते हैं डायरेक्टली। ये कह रहा है कि रेंट रिसीव फॉर 4 मंथ, 4 ईयर, सॉरी मंथ में 4 ईयर, ओके, 4 साल का रिसीव कर कब किया? 1 जनवरी 2016। अब ये यहाँ पे आप ये सपोज करें, साल के सपोज करना अपना फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर जो है इस केस के अंदर 2016 से स्टार्ट होगा, जनवरी से, और 2016 के दिसंबर में एंड होगा। एट द एंड ऑफ 2016 अकाउंटिंग पीरियड ओनली मीन आपने 4 साल का रेंट लिया है, तो कितना लिया है? 80,000। 4 साल का अगर लिया है तो मैं सिंपल सा करता हूँ, 80,000 अगर आपने लिए फॉर 4 ईयर, इसको अगर डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 20,000 पर ईयर। इसका मतलब ये है कि हर साल, क्योंकि ये रेवेन्यू आपने कमाया है, लेकिन आपने अब जब आप 2016 की 31 तारीख पे होंगे, जब आप एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, तो फिर आपने ये जो आपको रेंट मिला है, ये सारे का सारा आपका रेवेन्यू नहीं है साल का। इसमें से 1 साल का जो आपका रेंट है वो आपका रेवेन्यू है, लेकिन जो अगले 3 साल का ले लिए एडवांस में, वो आप पे लाइबिलिटी है। अभी तक उसके अगेंस्ट आपने, आपकी जो आपने बिल्डिंग दी हुई है वो एक ही साल अगर उसने यूज की, आगे नहीं यूज की, तो वो आप पे लाइबिलिटी है। वो दूसरे बंदे के एसेट है, आप पे लाइबिलिटी है। तो आगे चलते हैं। अब आपके जो पहले इसमें भी 2 केसेस हैं, जो भी है रेवेन्यू के, इसमें देखें आपके बिजनेस के अंदर क्या किया उसने, उसने पूरी के पूरी को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। क्या किया? कैश रिसीव किया जनवरी 1 में, ठीक है, और उसने रेंट रेवेन्यू 80,000। अब इससे आपने अपने ट्रायल बैलेंस को खोला, तो ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आया रेंट। अच्छा, रेंट तो आपको पता है रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, तो रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंट रेवेन्यू भी हो सकता है। आपने गौर से देखा वो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका तो बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ है, लिहाजा दिस इज अ रेवेन्यू। लेकिन नहीं, आज तो 31 दिसंबर 2016 है, तो 80,000 के 80,000 का रेवेन्यू हमारा नहीं है। हाँ है तो जरूर, लेकिन उसमें से 20,000 रेवेन्यू एक साल का, 4 साल के लिए दिए हुए, बाकी 60,000 जो है वो तो हमारी लाइबिलिटी है, आगे करेंगे। लिहाजा आप जरा जल्दी से आप एंट्री पास करें इसकी। अब जरा इसमें भी देख लें, मैंने उसी तरह बताया आपको कि इसमें भी देखो, इसके जो आपको एक अकाउंट जो है वो ओवर एस्टिमेट नजर आ रहा होगा, और एक अकाउंट आपको गायब नजर आ रहा होगा। जो गायब है तो उसको भी लेके आए, ओवर एस्टिमेट एस्टिमेशन का अकाउंट पहले। अच्छा, पॉइंट ये याद में रखें कि पहले उस अकाउंट को देखें जो ऑलरेडी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है। वो अगर ओवर एस्टिमेट है या अंडर एस्टिमेट है, उसको बराबर करें तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। उसको उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, वो ढूंढ लेते हैं कैसे मिलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रेंट है। अगर रेंट है तो क्या है, ये क्रेडिट है। अच्छा, रेवेन्यू है 80,000। ना जी, हमारा रेवेन्यू 80,000 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? हमारा 10,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। अगर 20,000 होना चाहिए तो फिर इसमें से कितनी कमी होनी चाहिए? 60,000 इसमें से निकालने चाहिए। अच्छा, निकालने के लिए क्या रूल है यार? जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तो रेवेन्यू को जब क्रेडिट लगता है तो वो मजीद प्लस की तरफ चला जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए इस रेवेन्यू को? हाँ, इस रेवेन्यू को डेबिट लगाना चाहिए, और उसमें से उसके सामने 60,000 लिखना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं, इसमें पहले पॉइंट करते हैं। हमने लिखा रेंट, क्योंकि अकाउंट वहां पे रेंट था, रेंट लिख के यहाँ पे मैंने लिख दिया 60,000। क्वेश्चन ये है कि अच्छा जी, आपने इसका, आपने इसको, हमें यहाँ पे 20,000 चाहिए था, आपने इसी रेंट अकाउंट को टी अकाउंट में को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपने 60 लिखा तो बैलेंस आपका 20 बन गया, ठीक हो गया। लेकिन ये तो ठीक हो गया, लेकिन जो 60,000 है वो किस अकाउंट में जाएगा? चलो इसको भी नहीं सोचते, जरा वैसे ही सोचते हैं कि यार जो रेवेन्यू हमें मिल जाता है वो तो रेवेन्यू होता है, वो तो अर्न कर लेते हैं हम, ठीक है। जो रेवेन्यू हमें नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? हालांकि रिसीव कर लेते हैं पैसे, रिसीव हमने कर लिए हैं, लेकिन हमने कमाए नहीं है। अगर कमाए नहीं है तो उसका क्या मतलब है? वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, और अनअर्न्ड रेवेन्यू हमेशा लाइबिलिटी होता है, आपको पता है। इसका मतलब है इसकी जो एंट्री पास करेंगे, रेंट टू अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड, हो गया जी। अब दूसरे इसमें सेकंड केस को जरा दें।
अब केसेस क्या मुराद था, देखो जो पहला केस था उसमें क्या किया था, वो रेवेन्यू का केस है ना। मतलब क्या था, उससे पहले दिन सारे के सारे अकाउंट को रेवेन्यू कंसल्ट होता दिया। हालांकि उसने उस ठीक है, पहले दिन इसी तरह किया जाता है, ये कोई गलती एरर नहीं है, या ये भी कोई विंडो ड्रेसिंग भी नहीं है, ये प्रैक्टिस है, इस तरह होता है। लेकिन इस तरह की चीजों को आगे एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, उसने पहले सारे सारे को, हालांकि देखो रेवेन्यू का केस है ना, तो इसमें से कुछ क्योंकि इसका स्प्रेड जो है वो 1 ईयर से ज्यादा का है, तो फिर अगर रेवेन्यू का केस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है, इसके अंदर अगर इसका कुछ पार्ट रेवेन्यू होगा तो कुछ पार्ट फिर इसका लाइबिलिटी होगा। इसी तरह से साइड पे भी। अब यहाँ पे देखो दूसरे केस के अंदर हमने क्या किया, दूसरे केस के अंदर इसको उठा के हमने डायरेक्टली, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा 10-15-20 मिनट ऊपर लूंगा। अगर आपने किसी ने जाना होगा तो चले जाए, मुझे कोई उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ रहे तो जरूर है, मैंने कुछ लास्ट में 2 बातें नहीं करनी। अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने की। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, लाइबिलिटी के केस में क्या था, उसने 80,000 को लाइबिलिटी शो कर दिया। अच्छा जी, चलो ठीक है, पहले 1 जनवरी को शो कर दिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आज तो हमने, चूंकि अभी के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोला तो हमने देखा कि अनअर्न्ड रेंट लिखा हुआ है। अच्छा जी, अनअर्न्ड रेंट लिखा हुआ है 80,000। ये जो हमने 80,000 1 जनवरी में लिए थे, ये सारे के सारे अनअर्न्ड है। क्यों यार, ये तो नहीं हो सकता, क्यों? एक साल वो जो हमने बिल्डिंग हमारे पास, ये 7 वाली बिल्डिंग हमने किराए पे दी हुई है, जिसको 20,000 रुपये पर ईयर का किराया हम चार्ज करते हैं, तो यार उसका 1 साल गुजर गया ना। ठीक है, जब इसी साल की 5 जनवरी में हमने पैसे लिए थे, मैं मानता हूँ उस वक्त तो लाइबिलिटी थी, हमने कोई कोई एक दिन भी वो बंदा हमारी बिल्डिंग में नहीं उसने गुजारा था। अब तो उस बंदे ने पूरे 12 महीने गुजार दिए ना, 1 साल गुजार दिए। अगर 1 साल गुजार दिए तो सारे का सारा लाइबिलिटी नहीं है, इसका कुछ पोर्शन अर्न हो गया है, और वो कितना पोर्शन है, वो 1 साल का पोर्शन। अब जरा चले, मैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। यहाँ पे देखें तो आपको अनअर्न्ड रेंट है। पहले मैंने सोचा था अनअर्न्ड रेंट जो है वो बेसिक अकाउंटिंग टाइप के अंदर कौन सी टाइप है, मुझे याद आया कि अनअर्न्ड कमर्शियल लाइबिलिटी। ओके, अच्छा, दूसरी निशानी में नजर आ गई ये क्रेडिट साइड की रिपोर्ट है, ओके लाइबिलिटी। और तीसरी बार ये नजर आई कि ये ओवर लाइबिलिटी शो की हुई है। 80,000 लाइबिलिटी नहीं है साल के एंड पे, 60,000 लाइबिलिटी रहनी चाहिए जो अगले 3 सालों के लिए, 1 साल कमा लिए। लिहाजा अब क्या है, अब इस लाइबिलिटी को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसके रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, या इन अदर वर्ड इस लाइबिलिटी को हमने डिक्रीज करना है लाइबिलिटी को। अगर लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है, कितने वैल्यू से डिक्रीज करना है लाइबिलिटी को 60,000 की वैल्यू से हमने रिड्यूस करना। अब जरा देखें, यहाँ पे अब लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है तो इसको हम लिखेंगे अनअर्न्ड अनअर्न्ड रेंट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगेन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो अनअर्न्ड रेंट है हमारा, इसको 60,000 यहाँ पे शो होना चाहिए। अगले 3 साल हम कमाएंगे ना, लेकिन ये कितना शो हो रहा है, ये 80,000 शो हो रहा है। अब इसको मैंने कम करना है। अब अगर इसको कम करना है तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, इसको डेबिट लगा देंगे, 20,000 के साथ के बराबर हो जाएगा। अनअर्न्ड रेंट कितना है जी, 20,000। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अनअर्न्ड रेंट हमने डेबिट कर दिया है, इसका जो हमारा बेनिफिट है, या इसमें से जो हमने पार्ट को अलग किया है, वो किस तरफ जाएगा, तो ये आपका सिंपल रेंट के अंदर चला जाएगा। जो मैं क्रेडिट पे रेंट किया, और रेंट के साथ मैं अर्न भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर रेंट के साथ कुछ मेंशन नहीं किया तो ये अर्न बन गए। अब जरा गौर से देखें क्या हुआ था, हमारे पास ये था कि 80,000 हमें मिला था, लेकिन उसके अंदर 1 साल का जो रेवेन्यू वो हमने अर्न कर दिया है, विच इज 20,000, और 60,000 जो है वो हम पे लाइबिलिटी आगे चल के करेंगे। हमारी एंट्री में हमने देखा ट्रायल बैलेंस के अंदर 80,000 शो हो रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लाइबिलिटी के केस में शो हो रहे थे, अनअर्न के अंदर शो हो रहे थे। लेकिन उसमें से तो कुछ 80,000 नहीं थे, 60,000 से 20,000 हमने माइनस करने के लिए उस वो लाइबिलिटी थे डेबिट किया, और उसका इफेक्ट हमने रेंट के अंदर ले गया। अब जरा देखें आखिरी चीज, इस पॉइंट का एक पॉइंट हमारे और भी कुछ, डेफर्ड क्या होता है, डेफर्ड जब एक्सपेंस होते हैं तो वो एसेट होते हैं। एक मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, ये लेक्चर पूरा सुनने के बाद ना इस चीज को इस चीज को जरा गौर से देखिए। अगर ये चीज, ये आपके आपके दिल को अगर ये चीज लग जाए, ये मैं 2 लाइनें में आपके लिए छोड़ देता हूँ।
ये अगर ये आपको ये समझ आया कि डेफर्ड अगर एक्सपेंस है तो वो आपका एसेट है, इसका क्या मतलब अनएक्सपायर्ड कास्ट या प्री पेमेंट होती है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज इसको मैं जल्दी से करूंगा आगे, चूंकि बेसिक आइडिया आपको एडजस्टमेंट का समझ आ गया है कि कैसे एडजस्ट करते हैं अकाउंट्स को, तो इसमें सिंपल सी है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एक्रूअल। ठीक है, एक्रूअल एडजस्टमेंट्स हैं। एक्रूअल एडजस्टमेंट्स में भी हमारे पास दो किस्म के एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर वन क्या है, एक्रूड अ रेवेन्यू और रिसीव अ रेवेन्यू। ये एक ही लाइन में आपकी बात समझ आ जाएगी। एक्रूल को हमने पहले भी थोड़ा सा देखा हुआ है, रेवेन्यू अर्न्ड, एक्रूल। अच्छा, एक्रूड के लिए क्या होता है, अगेन डेफर के लिए भी ये होता है, या डेफर एक्सपेंस होते हैं जिनको हम प्रीपेड बोलते हैं, या डेफर रेवेन्यू होता है जिसको हम अनअर्न्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, या एक्रूल एक्सपेंस होगा या एक्रूल रेवेन्यू होगा। अब पहला केस, अगर एक्रूल रेवेन्यू का क्या है, रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सुनो, क्या होती है चीज, मैंने सेल कर दी, सेल इज माई रेवेन्यू, लेकिन मिली नहीं, एंट्री क्या पास करते होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स ना। इसका मतलब ये है इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व होगा, दिस इज एसेट अकाउंट, आगे चल के मिलना है हमने। आज हमने रेवेन्यू दे दिए, आज आपने किसी बंदे से सर्विसेज ले ली है, उसकी पैसे नहीं दिए हैं, तो वो बंदा जिससे आपने सर्विसेज लिए हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी सर्विसेज को अनशो करेगा ना, लेकिन चूंकि उसको पैसे नहीं मिले तो वो लिखेगा अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विसेज, वट एवर उसका कमीशन या जो भी क्रेडिट में उसका रेवेन्यू का आइटम है या रेवेन्यू का नाम है वो उसको लिखेगा। लेकिन डेबिट तो क्या लिखेगा, अकाउंट रिसीवेबल। इस तरह के केस है। ये क्वेश्चन है 10,000 फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक ऑन 1 जुलाई। जरा एडजस्टमेंट्स के लिए पॉइंट डेट इसको जरा गौर से देखने। 5 जुलाई, इसमें आप 2015 का ईयर कंसिडर कर दें, पूरा फाइनेंशियल ईयर आपका। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न 10% पर एनम एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईयर। सो इन दिस केस वी विल रिसीव द 10,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थी कहीं पे, 10% में सिंपल इसका इंटरेस्ट की बात करता हूँ मैं, कंपाउंड की नहीं बात करता, सिंपल इंटरेस्ट इस पे 10% था, लाख पे 10%, 10,000 बन गया। वो ये कह रहा है कि जी अच्छा अब क्या होगा, हमने आप इस तरह सपोज करें कि आपने 1 साल के लिए सिर्फ डिपॉजिट किए, आज 1 जुलाई को आपने डिपॉजिट किए 1 साल की, आज तो हम 31 में खड़े हैं, 31 जुलाई में, 31 दिसंबर 2015 में खड़े हैं, लेकिन जुलाई 1 के अंदर आपने बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख डिपॉजिट किया, और बैंक वाले ने आपसे बात की कि अच्छा जी आपको हम इसका इंटरेस्ट भी देंगे। आपने कहा कितना देंगे, उन्होंने कहा 10% देंगे। इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद जब 2016 में आप जाएंगे, तो आपने जुलाई में सबमिट किए, तो जून 30 में आप जब जाएंगे तो वो आपको 1,10,000 रुपया देगा। ये तो कॉमन सी बात है। अब जरा क्वेश्चन ये है कि वो तो जो हमें पैसे जो देगा वो तो फर्स्ट 30 जून को देगा, 2016 को देगा। आज जो हम खड़े हैं, आज तो हम दिसंबर 2015 के दिसंबर में खड़े हैं, तो लिहाजा आज हमने क्लोजिंग करनी है। अब जरा सोचो, अगर हमें तो कुछ मिला ही नहीं है अभी, तो वो हमें पैसे देगा, लेकिन कब देगा, वो तो अगले साल हमें जून में पैसे देगा। लिहाजा क्या करते हैं, कोई एंट्री पास नहीं करते। नहीं, ये गलत है। क्यों, देखो मेरी बात, आपके पैसे जो थे वो बैंक में पड़े हुए हैं, आपको मिला है या नहीं मिला, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तो बात कभी नहीं करते, उसको तो हमने छोड़ा हुआ है। हम तो बात करते हैं एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। और एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में और से जरा सुनो, जो 10,000 आपको मिलने हैं, कब मिलने, आज से 6 महीने बाद मिलने, आज 31 दिसंबर 2015 है, लेकिन जरा सोचो आज तक आपने कमाए कितने हैं, आज तक आपने 5,000 कमा लिए, मिले या नहीं मिले इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कैसे कमा लिए हमने भाई। साल के लिए आपने डिपॉजिट किए थे अपनी अमाउंट, 6 महीने गुजर गए हैं, लिहाजा जो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट है उसका हाफ ऑफ अमाउंट आपने अर्न कर दिए। अगर अर्न कर दिए तो रिकॉर्ड करें, अगर रिकॉर्ड करते तो बड़ा सिंपल होता है, इसका आपको पता है। इसके लिए हम इसके लिए सिंपल सा, या बल्कि इसमें इंटरेस्ट, कैसे फिर बात इतना जी 5,000, इसमें मैं फिर आता हूँ 2 मिनट के लिए। अगेन देखो, आज आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2015 में, आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी आज से 6 महीने 6 महीने पहले 1 जुलाई को,
जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के पास है, लेकिन बैंक से आपको पैसे मिलेंगे कब मिलेंगे जी? 1 साल के बाद मिलेंगे, 10,000 टोटल मिलेगा और वो पूरे साल का होगा। तो आज 6 महीने बाद अगर हम खड़े हैं तो फिर क्या क्या करना है? देखो आज हमें मिला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने अर्न तो किया हुआ है ना। मिला नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाता तो कैश लिख लेते, लेकिन मिला नहीं है तो लिहाजा मिला नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवेबल। और याद रखने का बहुत सी मैंने देखी है चीजें जिसके अंदर इसको अकाउंट रिसीवेबल भी शो किया जाता है, लेकिन ये गलत है। सुनो मेरी बात जरा। अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो हम नॉर्मल ट्रेड के लिए यूज करते हैं। अच्छा, बाकी कोई और चीज रिसीवेबल हो, लेट सपोज आपकी किसी बंदे से सैलरी रिसीवेबल हो, किसी बंदे से वेजेस रिसीवेबल हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीवेबल हो, कोई और चीज रिसीवेबल हो, ठीक है, अदर देन नॉर्मल जो आपकी परचेज के ऊपर या सेल के ऊपर जो रिसीवेबल होते हैं, तो उसको उसके नाम के साथ लिखते हैं। कैसे? अगर ये देखो कंफर्म हो गया, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता अकाउंट रिसीवेबल, तो क्वेश्चन ये था कि ये कौन सा रिसीवेबल है भाई, ये किससे लेना है हमने? अकाउंट रिसीवेबल तो वो होता है जो हमने सेल वाले बंदे से लेना है, जो हमारे कस्टमर से लेना है। ये हमारा कस्टमर तो नहीं है, ये तो बैंक है जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट, जिसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया होता है। लिहाजा याद रखिएगा, कोई सी चीज भी हो अगर वो रिसीवेबल है तो उसके साथ फिर जरूर मेंशन कीजिएगा कि कौन सी चीज रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, वेजेस रिसीवेबल है या सैलरी रिसीवेबल है। और आखिरी ट्रांजेक्शन आज के लिए कि इसी के अपोजिट आ जाए, इस पे हमने बात भी कर रखी काफी सारी। इसका मैं आपको रूल भी बता देता हूँ। ये दोनों के रूल हैं, मैं बल्कि एक और तरह से बता दूं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। ये एक रटा रटाई एंट्री है, ये वाली दोनों एक्रूवल की दोनों एंट्री इसी तरह से आएंगी। जब आपके पास एक्रूड रेवेन्यू का जब कैश होगा ना, तो अपने पास नोट कर दे रिसीवेबल टू रेवेन्यू, रिसीवेबल टू रेवेन्यू, बस यही आएगा। आपने देखना है कि आपकी कौन सा रेवेन्यू अक्रू है, उसको क्रेडिट करते चूंकि अक्रू है, और रेवेन्यू है चूंकि रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट हो गया, और चूंकि वो अक्रू है आपने अर्न कर दिया, मिला नहीं है यार। अगर मिला नहीं है तो उसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं ना। और अकाउंट रिसीवेबल में देखते हैं कौन सी अकाउंट, क्या कौन सा रिसीवेबल, अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसको लिख दे मीन। अगर अक्रू है, अक्रू रेवेन्यू है तो उसके लिए क्या होता है? डेबिट अक्रू, और क्रेडिट में उस रेवेन्यू का नाम, बस इसका अक्रू रेवेन्यू का ये एंट्री बनेगी। इसमें ये एंट्री ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, अच्छा ये इसी तरह से आएगी। इसमें कैश नहीं है, पहले वाले जो प्रीपेड के अंदर की कैसेस थे लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसी तरह से एक्सपेंस का भी कोई इशू नहीं है। एक्सपेंस में क्या, एक्सपेंस की डेफिनेशन को देखें तो बात सारी क्लियर हो जाए। एक्सपेंस इनकर्ड, खर्चा हो गया है भाई, अगर खर्चे हो गए तो खर्चे को डेबिट किया जाता है, बट नॉट पेड। और आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, दिया नहीं है। देखो एक्सपेंस का क्या कैस होता है यार? एक्सपेंस अगर पेमेंट कर दी जाती है तो सिंपल होता है ना, सैलरी है, सैलरी डेबिट होगी, पे होगी है जी, पे होगी तो कैश को क्रेडिट लगा दो ना, कैश में पे करते हैं ना, एसेट कम होते हैं। अच्छा, बंदे ने काम तो कर दिया है, आज तक बंदे ने हमारे साथ काम किया, आज 31 तारीख है, आज तक काम कर दिया, बंदे को सैलरी दी नहीं है। वर्ड सैलरी इनकर्ड बट नॉट पेड। अगर पेड नहीं है, इनकर्ड होगी, इसी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकर्ड है, तो सिंपल क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट करेंगे और सैलरी पेएबल को क्रेडिट। जैसे मैंने ऊपर बताया अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, तो यहाँ पे पेएबल यूज होगा नॉर्मली, लेकिन पेएबल अकाउंट पेएबल नहीं यूज होगा। जो चीज पेएबल है उसको हम लिख लेंगे। तो सिंपल सी यहाँ पे बात करते हैं। At December 31st, 2016, Abdul Basit Anwar Limited expect to pay employees salary 8,400 as the मेन सिंपल सी बात है कि लास्ट डे के अंदर उसने देखा कि 8,400 की सैलरी लोगों ने काम किया है, इनकम हो गई है, लेकिन पे नहीं है। इसका भी रटी रटाई एंट्री है, इसमें भी कोई ऊपर नीचे नहीं आएंगी चीजें। सिर्फ समझना ये है कि आपके पास ये जो केस को समझना है कि हाँ ये केस एडजस्टमेंट का केस है और उसके अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस का केस है, जिनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं या एक्सपेंस पेएबल भी उसको अब बोला जाता है। उसमें क्या होता है देखो ना, इसकी डेफिनेशन से देखो, एक्सपेंस इनकर्ड। अच्छा जी, इनकर्ड है तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं हम ना, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं, बट नॉट पेड। इसका मतलब कि क्रेडिट में कैश नहीं आएगी, और हमें ये भी पता है कि एडजस्टमेंट के केस में क्रेडिट में किसी चीज में भी कैश नहीं आएगी, ना डेबिट में आएगी ना क्रेडिट में आएगी। तो क्रेडिट में क्या आएगा? अच्छा, पे नहीं की तो अनपेड है ना यार, अनपेड है तो पेएबल, पेएबल होता है अनपेड। जो रिसीव जो जो जिसको रिसीव होना और रिसीव नहीं होता तो वो रिसीवेबल होता है। जो हमने अदा करना होता है अदा नहीं किया होता वो पेएबल होता है। तो पेएबल लिखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री है, बहुत सिंपल एंट्री है। सैलरी, सैलरीज लिख लेता हूँ, जो भी अकाउंट यूज हो रहा है, सैलरीज एक्सपेंस है या सैलरी जो भी आपके पास यूज हो रहा है उसको आप यूज करें, सैलरी टू, लेकिन ये जरूर लिखें सैलरीज पेएबल।
से कंफर्म हो जाएगा एक्सपेंस इनक्लूड हुआ है बट नॉट पेड है, अनपेड है, तो इसकी जितनी भी अमाउंट है 8400, ठीक है। ये दोनों पर ये आखिरी लाइन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, बल्कि एक छोटी सी चीज बता देता हूँ जाते जाते। ये बाबा बड़ा अजीम आदमी है, ठीक है, ये देख लें कितना प्यारा बंदा है, और साथ साथ इसके हाथ में कैश है, ठीक है। अब दो चीजों को जरा समझना है, एक अक्रूवल को समझना है और एक डेफर को समझना है। पहले हमने डेफर की बात की, तो डेफर में क्या, कैश बिफोर इवेंट्स, आपको एडवांस में पैसे मिल गए हैं या आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, जो जिसे हम प्रीपेड बोलते हैं। इवेंट अभी नहीं हुआ, इवेंट आगे चल के होगा या उसकी रिकग्निशन आगे चल के होगी, लेकिन अक्रूवल के अंदर क्या होता है, कैश जो आपकी होती है वो आफ्टर इवेंट होती है। तो इसके साथ साथ आपके लिए भी अवेलेबल है जो आपकी एमसीक्यूज अवेलेबल है। इसमें 20 एमसीक्यूज आपके अवेलेबल है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके पास अवेलेबल है। एडजस्टमेंट एंट्रीज का भी अगेन वही रूल है जो आपकी जर्नल एंट्रीज का है, कि जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी आपको चीजें बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। साथ साथ